देखिए, जम्मू कश्मीर के सियासी दंगल में अगर अब्दुल्ला परिवार की बात न करें तो चुनाव अधूरा रहता है, सियासत अधूरी रहती है। और अगर अब्दुल्ला परिवार की बात करें तो फारूक साहब का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर हैं। फारूक साहब, पहली बात तो यह कि एक चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का चल रहा है। रिपोर्ट क्या है? आप तो बड़े अनुभवी राजनेता हैं, क्या हवा चल रही किधर की तरफ? मैं समझता हूँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ हवा चल रही है और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। सरकार बनेगी आपकी, आपको ऐसा लग रहा है? जनाब, 8 तारीख को 8 अक्टूबर को सारा सामने आ जाएगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सरकार आएगी और लोगों की मुश्किलात को दूर करने का वक्त आ जाएगा। फारूक साहब, आप तो काफ़ी दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, इतने लंबे अरसे से। अब आपने बैटन पास कर दी है परमानेंटली उमर अब्दुल्ला साहब के पास, कि कोई उम्मीद है कि आप वापस आएंगे? मैं कश्मीर की सियासत में ज़रूरत नहीं है मेरी, अब जवानों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ काम बहुत करने हैं, पहाड़ों पर चढ़ना है, लोगों के पास पहुँचना है, उसके लिए जवान चाहिए। और उमर साहब, अल्लाह का शुक्र है, जवान है और पहुँचेंगे लोगों के अंदर। क्या आपका विजन है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप पे लगातार अटैक ये कर रही है कि 370 वापस लाने की बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप क्यों लोगों को बरगला रहे हैं? बीजेपी कह रही है। मैं इनसे मौदबाना अपील करता हूँ कि साहब, इनको कितने साल लगे इसको हटाने में। जब से ये मिला था हमें, तब से ये संघ इसकी खिलाफ बात कर रही है। इंशाल्लाह हम भी कोशिश में लगे रहेंगे, कभी न कभी तो यहाँ के लोगों का एतबार मुल्क में पैदा होगा। उस एतबार को पैदा करने के लिए हम इसके लिए लड़ रहे हैं। वाकई आपको उम्मीद है कि 370 वापस आ सकता है? हो सकता है मेरी ज़िंदगी में नहीं आए, आगे आएगा। लोगों में आप पूछिए, लोगों से जो जम्मू के लोग तालियां बजाते थे, मिठाइयां बांटते थे, आज उनको पूछिए क्या हाल है उनका, इससे क्या था फ़ायदा था। ये तो पहले महाराजा हरि सिंह ने किया था 1927 में, कि जम्मू के लोग गरीब थे, पंजाब था उस वक्त सब अमीर थे, वो डर था कि उसकी ज़मीनें जाएंगी, उनकी नौकरियां जाएंगी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। वही चलता रहा और यहाँ के लोगों को आज देखिए कहाँ है उनकी नौकरियाँ, उनकी ज़मीनें जा रही हैं, सारे ठेके बाहर वालों को दिए जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे ये लोग। अच्छा, एक हाल ही में जो यूपीए सरकार में गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने एक बयान दिया कि मैं जब गया था कश्मीर, चला तो मैं गया, डल लेक भी घूमा, लाल चौक भी गया, लेकिन अंदर से बड़ा डरा हुआ था। अब बीजेपी कह रही कि देखिए, एक वो गृह मंत्री थे, एक हमारे गृह मंत्री हैं, सरदार पटेल की तरह मजबूत हैं, आज आतंकी डरते हैं, आज अलगाववादी डरते हैं। पता नहीं मुझे उनको ये कौन सा ख्वाब आ रहा है। अगर इतने डर रहे हैं तो मुझे बताइए साहब कि आज इन लोगों ने चुनाव देखने के लिए बाहर के एम्बेसडर्स को लाया है, तो फिर फॉरेन जर्नलिस्ट को क्यों नहीं इजाज़त देते हैं यहाँ आने की, कि वो भी देखें? क्यों उनके लिए बंद है? डर किसको है? डर इन लोगों को है। यहाँ की असली हालत सुनेंगे, यहाँ के लोगों की हालत सुनेंगे, वो ये सुनना नहीं चाहते, जानते हैं दिल में यहाँ क्या हाल है। लेकिन भर भर के लोग वोट दे रहे हैं फारूक साहब, खूब जमहूरियत के जश्न में सब शामिल हो रहे हैं, तो ये तो एक जीत है। कह रही है मोदी सरकार की हमारी जीत है, हम चुनाव करा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये जो 2 परिवार, और आपने सुना होगा कि 3 परिवारों ने बर्बाद कर दिया था, उसमें आपका भी परिवार एक है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, वो बैठे थे राज्यसभा में, और राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस के नेता थे वहाँ पे। उन्हें जब तकरीर की, 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, तब हमारे पास 370 था। जम्मू कश्मीर गुजरात से कहीं आगे था हर चीज़ में। उनने नुक्ते बताए उनको, कैलकुलेशन दी उनको, तो फिर आगे ये कैसे हुआ? अगर सचमुच 3 परिवारों ने यहाँ सब कुछ ख़राब किया होता तो फिर कैसे ये रियासत गुजरात से भी आगे थी? कैसे? प्रधानमंत्री को इसकी तरफ देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री से मैं ये भी कहूँगा, क्या वो मुफ्ती साहब के साथ नहीं बैठे थे? हैं? तब मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक थे, पीडीपी बिल्कुल ठीक थी, उनकी बेटी के साथ बैठे बिल्कुल ठीक थी। आज क्योंकि उनके साथ नहीं बैठी है तो अब परिवार जिम्मेवार है। क्या इनके यहाँ परिवार नहीं है? क्या परिवार के लोग इनके मंत्री नहीं हैं? मैं तो एक ही का नाम लूँगा, सिंधिया क्या है?
परिवार से नहीं है? हर सियासत में इनके परिवारों के लोग हैं, उनसे तो ठीक है। जो इनके साथ बैठ गया वो बिल्कुल ठीक है, जो इनके साथ नहीं बैठा वो बिल्कुल ख़राब है। तो आपके ऊपर जो ईडी के केसेस चल रहे हैं, आप एक बार कह रहे थे कि ये तो सियासी मोटिवेट, ईडी उनने वापस ले लिया। अभी आपने सुना नहीं, सुप्रीम ये जो हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ कहा इसमें कुछ भी नहीं है। बताइए। तो इतने दिन चला के आपके ऊपर पूछताछ? मेरे बाप पे तो भी चला था ना, याद है आपको? जी। कितने साल चला वो, और जम्मू के जेल में थे और अदालत चलती थी, वापस लेना पड़ा ना। झूठ के पांव नहीं होते, एक दिन वो टूट जाता है, सच आखिरकार उभर आता। हाँ, वक्त लगता है, सच को उभरने के लिए वक्त लगता है, मगर आता है एक दिन। एक सवाल है फारूक साहब की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा सीटें लड़ रही है, कांग्रेस कम सीटें लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद का दावा तो आप ही का है, उमर अब्दुल्ला का ही है। देखिए, इसका फैसला जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, हम क्यों आगे इतना दौड़ रहे हैं? पहले नतीजे आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। दोनों हम लोग साथी हैं। हम लोग नफ़रत की आग को बुझाना चाहते हैं, मोहब्बत की आग को न सिर्फ कश्मीर में बल्कि सारे हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं कि मोहब्बत आए। लोगों की जो नफ़रत इन्हें पैदा की है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो एक फारूक साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पहले थोड़ा ये मीरवाइज उमर फारूक, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, रोज पत्थरबाजी, रोज बंद, क्या स्थिति जो बीजेपी कह रही कि बहुत सुधर गई, आपको क्या लग रहा है स्थिति सुधरी है? क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पहले लाल चौक पे 4 बजे के बाद मना कर देते सिक्योरिटी वाले, आपको नहीं जाना है। पत्थरबाजी, रास्ते रास्ते में फेंसिंग, उन चीज़ों हालात में बहुत आमूलचूल बदलाव दिख रहा है। लोगों में बदलाव आया है। लोग ये समझते हैं इससे काम नहीं बनेगा। ये जो वोट है उसके ज़रिए ये दिखाना चाहते हैं दिल्ली को कि हम तुम्हारे सियासत के साथ नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई और मुझे खुशी है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई। मुझे ये बताइए, ये कहते हैं ना 370 जिम्मेवार है टेररिज्म के लिए, आतंकवाद के लिए, आज ये आतंकवाद कैसे बंद नहीं हुआ? जो जम्मू में आतंकी घटना है और उसके बारे में आप कह रहे हैं। हाँ, अभी किश्तवाड़ में हुआ कुछ दिन पहले। अगर हमारे वक्त में कल हुकूमत आएगी और आतंकवाद होगा, आसमान से ही उठाएंगे इसको। आज ये कोई बात नहीं करते इसके बारे में। क्या इन्होंने बात की जिस लड़की का बलात्कार हुआ राम मंदिर में? क्या प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात की? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बात की? या वहाँ के मुख्यमंत्री यूपी ने बात की? नहीं। अगर वहाँ दूसरी सरकार होती तो दुनिया में डोल बजाते होते। तो ये आतंकी आ कैसे रहे, जो आप जो इशारा कर रहे हैं जम्मू की तरफ, ये आतंकी आ कैसे रहे? ये आप हिंदुस्तान की हुकूमत से पूछिए जो दिल्ली में बैठी हुई है, अमित शाह साहब से पूछिए ये कहाँ से आ रहा है। आप बताइए, क्योंकि ये अंदर के हैं या बाहर के हैं, कहाँ के लोग हैं? अगर मैंने इनको देखा होता और मुझे दिखाया होता तो मैं बताता ये कहाँ के हैं। हम लोगों को तो कुछ दिखाते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ से क्या है, कुछ भी पता नहीं हमें। कुछ भी पता नहीं मतलब? आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सियासी धारा में सबसे ज्यादा रसूख वाले हैं। तब मुझे पता था, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती थी। मैं ही था जिसने यूनिफाइड कमांड बनाया यहाँ पे कि सब इंटेलिजेंस एजेंसी एक जगह आ गई। पहले नहीं तो हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी अलग अलग थी, और मुझे उस वक्त मिलिट्री के जो जनरल थे उनने अपोज किया था यूनिफाइड कमांड को। इस यूनिफाइड कमांड की मेहरबानी से उस वक्त से हमें पूरी खबर आती है। इसके लिए इनको शुक्र करना चाहिए कि मेरे में वो बुद्धि थी कि मैंने वो बनाया। अब आपने ऐसी बात कही तो एक और हाल में बहुत चर्चा हुई, एक सीरीज बनी जो विमान अपहरण हुआ था हिंदुस्तान का, जो कंधार गया था, जिसमें आपने मना कर दिया था। उसके मुताबिक जरा आप बताइए कि क्या कौन आया था आपके पास और आपने क्यों मना किया कि भाई नहीं हम छोड़ेंगे किसी को चाहे कुछ हो जाए? देखिए, ये बहुत लंबी कहानी, इसको छोटा करना जरूरी है। जब ये कंधार ले गए जहाज, हमारे पास 3 कैदी थे, मौलाना अजहर, लटरम और एक और साहब। बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा था, बहुत मुश्किल से। आप पूछिए हमारे पुलिस से, हमारी आर्मी के जवानों से कि कितना मुश्किल था इनको पकड़ना। पकड़ लिया। मौलाना अजहर ने अपने जगह बना रखी थी, हर जगह या फिरे थे यहाँ पे। तो जब इन्होंने दुल्लत साहब को भेजा तो मैंने दुल्लत से कहा कि दुल्लत याद रखना
तुम आईबी के चीफ भी रहे हो, रॉ के भी चीफ रहे हो। ये लोग जब छोड़े जाएंगे, ये वहाँ से अब आपको वहाँ से ये चलाएंगे, ये जो आतंकवाद है यही चलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कहाँ जाना है, कहाँ करना है, क्या करना है। मत छोड़ो, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा फिर इसको ख़त्म करना। मेहरबानी करके मैंने वज़ीर आज़म से बात की, उस वक्त के NI जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनसे बात की, मैंने ये जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे बात की, अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, इनसे बात की। मैंने जितना हो सका मैंने जोर लगाया, मत छोड़िए। हम झुक गए, हम आतंकवाद के सामने झुक गए, भारत को गिराया हमने इनके सामने। मुझे अफसोस इस बात का है। एक सवाल और है कि आप चूंकि राहुल गांधी के साथ आपका गठबंधन है, तो आपके बयानों पे जवाब उनको देना पड़ता है देश में। अब जैसे बीजेपी उनसे पूछती कि आप बताइए क्या आप फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं 370 वापस लाने के लिए, अब वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय राजनीति करती है, इसलिए वो कह नहीं सकते खुलेआम जा करके। और वो ये जरूर कह सकते हैं कि स्टेटहुड वापस दिलाएंगे, वो ये कह सकते हैं कि दिल्ली की पपेट नहीं होगी सरकार, लेकिन वो इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं है। देखिए, उनको नेशनल पॉलिटिक्स देखनी है, वो नेशनल पॉलिटिक्स देखते हैं। फारूक अब्दुल्ला स्टेट पॉलिटिक्स देखता है, लोगों के दिलों की धड़कन देखता है। फ़र्क है इसमें। मैं उनसे जोर नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्हें देश को चलाना है, देश को मजबूत करना है। देश के इन जो हम लोगों को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, इनसे मुकाबला करना है। इसलिए ज़रूरी है कि उस तरफ को देखें। क्या उम्मीद दिख रही है आपको, क्योंकि उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, यहाँ राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा करके आए। 2029 की बात, देखिए मैं बड़ा जल्दी ही पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन चूंकि आपका अनुभव इतना है, क्या दिख रहा है आपको हिंदुस्तान में? मुझे एक तब्दीली दिखती है। जिस राम मंदिर को इनने बहुत फैलाया कि हमने बनाया, उसी राम मंदिर के इलाके में ये हार गए। बद्रीनाथ में ये रात को बैठे एक गार में, उसी बद्रीनाथ ने इनको वहाँ से हराया और कांग्रेस वहाँ से जीत के आई। आज ये बैसाखियों पे चल रहे हैं। आज वो हुकूमत नहीं रही जहाँ ये 300 से आगे थे और बात नहीं सुनते थे। मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर था। कोई चीज़ अब आप देखिए, किसानों का मुद्दा आया, 3 बिलें लाई, हमने इनसे उस वक्त ज़ोर से कहा कि मेहरबानी करके ये बिलें ज़रा सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, इनमें देखें अगर कोई गलती है उसको ठीक किया जाए। मगर जब तक 700 से ज़्यादा अधिक किसान नहीं मारे गए, शहीद नहीं हुए और चुनाव नहीं था यूपी में, ये वो बिल वापस नहीं लेते। फिर वापस लिया, लोगों के जोर से वापस। कंगना रनौत एक सांसद है उनकी, यही हिमाचल जीती है, वो तो कह रही वापस आने चाहिए, 3 कानून वापस लाना चाहिए। यही तो इनकी मुश्किल है, ये जानते नहीं है करते क्या है। एक बात करता है, दूसरी बात करता है। क्या करें इनको? ये इनका हाल ही कुछ खराब हो गया है। अब वो नहीं रहा 300 पार, 400 पार। कहाँ गया वो 400 पार? आज तो बैसाखियों पे चल रहे हैं जनाब। वो जो राहुल गांधी कहते हैं रैलियों में कि अब वो बात नहीं रही मोदी जी में, अब कोई डरता नहीं उनसे, आप भी क्या कहते हैं इस पे? में आप भी महसूस करते हैं? साहब, प्रधानमंत्री से डरना क्यों है? क्यों डरना? अगर वो लोगों के प्रधानमंत्री हैं, दिलों के प्रधानमंत्री हैं, डरना किस बात का है? सिर्फ मैं उनसे ये कहता हूँ, मेहरबानी करके ज़रा ज़मीन पे आइए, ज़मीन पे सोच के देखिए कि लोगों के दिलों को कैसे जीत सकते हैं। नफरत से नहीं जीत सकते। मेरा एक आखिरी सवाल फारूक साहब आपसे है, समय खत्म होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो वो फैसले लेते हैं, जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन सब बातों को ध्यान में रख के उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में?